तो बीएनएसएस की हमने बेल का जो टॉपिक है वो शुरू किया था, ठीक है। अब बेल में हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए हैं, 478, 479 और 80। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है या फिर इस वीडियो का सेक्शन है वो होने वाला है विद सेक्शन 481। तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 481 से आगे के जो भी प्रोविजंस हैं उनको। सो सेक्शन 481 बात करता है बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेंट कोर्ट। तो ये जो सेक्शन है ये इंश्योर करता है जो प्रेजेंस होगी व्यक्ति की उसको कहाँ पर, हायर कोर्ट्स ऑफ जजमेंट मतलब अपीलेट कोर्ट में, ठीक है। तो जो भी जजमेंट आया जिस भी कोर्ट से उससे जो जहाँ भी अपील जाएगी वहाँ पर उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए जो हम बेल भरवाते हैं उस चीज़ से रिलेटेड है ये। सो जब भी ट्रायल खत्म हो जाएगा, ट्रायल ओवर हो जाएगा और अपील डिसाइड हो जाएगी, वहाँ पर अक्यूज जो है वो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए अवेलेबल रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम सेक्शन 481 में डील करते हैं। तो अब ये जो सेक्शन है ये किन किन कंडीशन में अप्लाई होता है, कब, जब जो ट्रायल है हमारी वो कंक्लूड हो जाए, उसका कंक्लूजन हो गया है, वहीं पर जो अपील अगर आपने कोई करी थी तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाए, उसके बाद जो फर्दर अपील होगी वो किधर जाएगी, उसमें जो प्रेजेंस होगी उसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही फाइनल स्टेज आती है उसके जस्ट पहले ये प्रोसेस फॉलो करी जाती है और जैसे ही जजमेंट वहाँ पर पास होता है उसके पहले, ठीक है, अबाउट टू पास। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करके ये कहेंगे कि आप बेल बॉन्ड और बेल भर दीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कोर्ट को करना क्या चाहिए, कोर्ट के लिए यहाँ पर मैंडेटरी क्या है। तो कोर्ट यहाँ पर रिक्वायर करेगा अक्यूज से कि आप एक काम करो, बॉन्ड भर दो या फिर बेल बॉन्ड भर दो। तो जब इन दोनों कंडीशन में ऐसा कोई ऑर्डर आता है, कोर्ट ऑर्डर करता है कौन, ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट। और ये जो बॉन्ड भरा जाएगा ये विद शेल यूज़ किया जा रहा है, मतलब ये मैंडेटरी है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपको भरना है या नहीं भरना है, ये मैंडेटरी है, आपको भरना ही पड़ेगा। अब जो भी बॉन्ड भरवाया गया है उसका पर्पस क्या होता है, तो जब भी हम इसको देखने आएंगे तो अक्यूज प्रॉमिस करता है यहाँ पर कि वो अपीयर करेगा विद इन फ्रंट ऑफ हायर कोर्ट जब भी अपील फाइनल हो जाएगी और पिटिशनल फाइल करी जाएगी, सॉरी अपील फाइल करी जाएगी या फिर पिटिशन फाइल करी जाएगी, ठीक है। तो उसकी अपीयरेंस को वहाँ पे इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए हम उससे बॉन्ड भरवा लेते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है इसकी एक टाइम लिमिट होती है, वैलिडिटी होती है, तो ये 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट क्या है कि ये जो सेक्शन है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, 481 की हमें नीड क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका अक्विटल हो चुका है या फिर कन्विक्शन हो गया है ट्रायल के बाद, ठीक है, या फिर किसी अपील में। तो वहाँ पर उसके बाद अगर अक्यूज्ड डिसअपियर हो जाए और आगे आप जो भी रेमेडी अप्लाई करना चाहो आप वो नहीं कर सकते, केवल इस वजह से क्योंकि अक्यूज तो डिसअपियर हो चुका है, अक्यूज तो मिल ही नहीं रहा है, फिर क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम वहाँ पर इस अपील को इनअफेक्टिव बनाने देने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो उसकी प्रेजेंस होती है फ्यूचर में उसको एडवांस में ही सिक्योर कर लेते हैं। और अगर ये बॉन्ड भरने के बाद भी वो व्यक्ति फेल हो जाता है अपीयर होने से, तो और या फिर अपीयर नहीं होता है जब भी उसको बुलाया जाता है, तो जो बॉन्ड है वो फोरफीट हो जाएगा। और ये फोरफीचर के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, फोरफीट होने से होता क्या है, तो यहाँ पर हम फॉलो करते हैं 491 का जो प्रोसीजर है वो, उसके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज करी जाती हैं और जो अमाउंट होता है बॉन्ड का वो रिकवर किया जाता है। सो बेसिकली ये सेक्शन काम कैसे करता है, देखो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कंप्लीट होने पर आ चुका है, ठीक है। कोर्ट कहती है अक्यूज को कि आप एक काम करिए, बॉन्ड भर दीजिए और फिर हम जजमेंट डिलीवर कर देंगे। उसके बाद अगर अपील फाइल होती है तो अक्यूज वहाँ पर केवल इस वजह से क्योंकि उसने एक बॉन्ड भरा हुआ था उसको अपीयर होना पड़ेगा, और अगर वो फेल होता है जो भी बॉन्ड भरा था उसने वो फोरफीट हो जाएगा, मतलब जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ पर रिकवर कर लिया जाएगा, जो भी अमाउंट था, और उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सो थोड़ा सा पेनल्टी क्रिएट करने का हमारा रीज़न क्या है कि हम उसकी जो भी प्रेजेंस है उसको इंश्योर कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 482 को, जो कि एंटीसिपेटरी बेल है या फिर प्री अरेस्ट बेल भी बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है। तो अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल देखना है तो वो आपको अब कहाँ मिलेगा, 482 में, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एंटीसिपेटरी बेल है, मतलब अरेस्ट से पहले जो हमें बेल मिल जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब है जो बेल हमें अरेस्ट से पहले मिलती है और जो प्रोटेक्शन हमें पॉसिबल फ्यूचर अरेस्ट के अगेंस्ट में मिलता है, मतलब अगर फ्यूचर में कहीं भी हम अरेस्ट हो सकते हैं तो उसके पहले ही हम उस अरेस्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना चाहें तो क्या है, देखो एक व्यक्ति है,
उसको डर लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर, तो वहाँ पर क्या करेगा कि अगर उसने ऐसा कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ऐसा कुछ किया है, तो वहाँ पर अप्लाई करेगा प्रोटेक्शन के लिए एडवांस में ही, कि वो पहले से ही बेल लेकर के रख ले, और बाद में अगर ऐसा कुछ होता है कि वो अरेस्ट होने वाला हो सकता है, तो वो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ बात की जाती है कि कौन अप्लाई कर सकता है। एनी पर्सन जिसने रीज़न टू बिलीव हो कि वो अरेस्ट हो सकता है, और कि उसको ऐसा डर हो कि ऐसा कोई रीज़नेबल एप्रीहेंशन उसको पैदा हो रहा हो कि वो आगे चल के अरेस्ट होता है, तो उसको ये काम आ सकता है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको फ्रॉड करने में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है, मतलब फ्रॉड एक ऑफेंस का उन्होंने एफआईआर करवाई और उसमें उसको इम्प्लीकेट कर दिया कि भाई इस व्यक्ति ने भी किया है। तो वहाँ पर पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो अरेस्ट करेगी, लेकिन वहाँ उसने पहले ही उसको ये समझ में आ गया था कि ऐसा हो सकता है, तो उसने एंटिसिपेटरी बेल पहले से ही ले ली। अभी क्या हुआ, ये उसका प्रोटेक्शन हो गया बिफोर अरेस्ट। अब क्या होती है बात कि इस बेल के लिए हमें कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, तो ये एप्लीकेशन जाती है बिफोर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, केवल इन दोनों कोर्ट में ही ये अप्लाई होता है। इसके बाद सब सेक्शन 1 में कहा जाता है कि कोर्ट वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उसको रिलीज कर दिया जाए ऑन बेल। ठीक है, यहाँ पर वर्ड हमने मे का यूज़ किया है, मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट चाहे तो ना करे और चाहे तो कर दे, मतलब ये पूरा पूरा माइंड पर डिपेंड करता है किसके, कोर्ट के। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर शैल का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। सो शैल और मे में यही अंतर होता है। अगर मे है तो आप अपना अपने हिसाब से देख सकते हैं कि इस केस में क्या उसको बेल पर छोड़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वहीं पर शैल यूज़ होता तो यहाँ पर ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है, उनको छोड़ना ही पड़ता। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई भी ऑटोमेटिक रूल नहीं है कि अगर ऐसा आता है कोई भी व्यक्ति तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अब क्या है, कोर्ट यहाँ पर इम्पोज कर सकती है सम कंडीशन, जब भी वो एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। अब ये कंडीशंस क्या हैं कि जब भी इंटेरोगेशन होगा तो आप वहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे खुद को और कॉर्पोरेट करेंगे विद पुलिस। ठीक है। ना आप थ्रेट देंगे, ना आप इंड्यूसमेंट देंगे, ना आप प्रॉमिस करेंगे, ना ही आप कोई भी एविडेंस को कहीं किसी भी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे, ना ही आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन लगाई जा सकती हैं विद एंटिसिपेटरी बेल। इसके साथ साथ अगर आपको कोई ट्रैवल करना है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि जब तक आप परमिशन नहीं ले लोगे तब तक आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते हो। और वो अदर कंडीशंस जो वहाँ पर सेक्शन 480 में एज अ रेगुलर बेल लगाई जा सकती हैं, तो इनको भी लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जो अक्यूज्ड है उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है विद कंडीशंस, तो यहाँ पर वो रिपोर्ट करेगा पुलिस को हर एक मंडे को कि ये उसके ऊपर क्या है, कंडीशन। ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, कंप्लेंट नहीं करेगा, सॉरी कांटेक्ट नहीं करेगा कंप्लेनेंट से। तो ये जो दो कंडीशन उसके ऊपर लगाई हैं ये क्या होंगी, ये उस एंटिसिपेटरी बेल की कंडीशन है, आपको इसको वायलेट नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में हम बात करते हैं कि अगर व्यक्ति बाद में विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर वो जब अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद वो रेडी है बेल देने के लिए, तो वहाँ पर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा इमीडिएटली। और जो भी मजिस्ट्रेट है अगर उसने वारंट इशू कर दिया है तो वो वेलेबल वारंट होना चाहिए अगर एंटिसिपेटरी बेल वहाँ पर ले ली गई है। ठीक है, तो ये उसका एंटिसिपेटरी बेल का ये अफेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने एंटिसिपेटरी बेल ले ली है। ठीक है। अब पुलिस अगर उसको अरेस्ट कर रही है तो उसको इंस्टेंटली वहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे ही वो बेल भरता है उसको छोड़ दिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं उसके कुछ जो सबसेक्शन 4 में दिए हुए हैं, क्या है, एंटिसिपेटरी किन कंडीशंस में अप्लाई नहीं होगी, अलाउ नहीं होगी। ठीक है। तो सर्टेन जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। अब ये किस टाइप के सीरियस ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, सेक्शन 65 72, इनके अंदर जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं बीएनएस में ये यहाँ पर कवर हो रहे हैं। और अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके ऊपर एंटिसिपेटरी बेल आपका अप्लाई नहीं करेगा, आपको बेल नहीं मिलेगी। सेक्शन 483। सेक्शन 483 में हम देखते हैं कि ये जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट हो गया और सेशन कोर्ट हो गया, इनको कुछ पावर्स दे रहे हैं, वाइडर एंड ओवरराइडिंग पावर्स। ठीक है। जो रेगुलेटिंग बेल होती है उसके ऊपर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कुछ वाइडर और ओवरराइडिंग पावर्स होते हैं, कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए और करेक्टिव प्रोविजन के लिए। अब इसका क्या मतलब है, तो बेल में हम कई बार कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, कई बार अमाउंट ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि उन कंडीशंस को मॉडिफाई करवाना है, ऐसी कोई भी चीज़ होती है, किसके पास पावर होता है, तो ऑब्वियसली हम हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जाते हैं। ठीक है। अब बात की जाती है जो वाइडर पावर्स हैं ये किस किसके पास हैं, तो हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक है। ये जो हायर अथॉरिटीज़ हैं
उनके पास ये पावर्स होती हैं। वहीं पर सबसेक्शन 1 में कहा जा रहा है कि भई पावर्स क्या-क्या हैं? तो यहाँ पर बेल ग्रांट करने की पावर, जहाँ पर कोर्ट रिलीज़ कर सकता है किसी भी व्यक्ति जो कि एज़ अक्यूज़्ड है, ठीक है? और अगर कस्टडी में है, उसको भी, ठीक है? अब बात की जाती है, जो भी सीरियस ऑफ़ेंसेस होते हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर होता है और वाइडर होता है कंपेयर टू मजिस्ट्रेट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि मजिस्ट्रेट है, उसने रिफ्यूज़ कर दी है बेल, अब अक्यूज़ जाता है सेशन कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट वहाँ पर ग्रांट कर देता है बेल को। तो ये क्या हो गया? ये वाइडर पावर है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है? अब अगर मॉडिफ़ाई करवानी है आपको बेल की कंडीशंस को, तो आप कहाँ जाओगे? तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है या फिर मॉडिफ़ाई कर सकती है, जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर ऐसी कोई कंडीशंस लगाई गई थी बेल के साथ-साथ में उनको। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जो मजिस्ट्रेट है उसने इम्पोज़ करी हेवी श्योरिटीज़, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर जो सेशन कोर्ट है, वो जो भी कंडीशन उसके ऊपर लगाई गई थी बेल देते वक़्त, उनको रिलैक्स कर सकता है, ठीक है? मतलब थोड़ी बहुत वो छूट दे सकते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पर जो हमने कंडीशंस के बारे में अभी देखा था कि हमें या तो फिर सेट असाइड करवा सकते हैं, ठीक है? या फिर उनको मॉडिफ़ाई करवा सकते हैं। तो ये जो सेट असाइड या फिर मॉडिफ़ाई हम करवा रहे हैं किसी भी कंडीशन को, ये हम 480 से लिंक कर रहे हैं, ठीक है? अब 480 में क्या था? 480 में वो सारे प्रोविज़न्स हैं जहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस में हम बेल लेने जाते हैं। तो जब एक ऑफ़ेंस जो कि सीरियस कैटेगरी का ऑफ़ेंस है, तो वहाँ पर कोर्ट जब भी बेल देता है तो कुछ कंडीशंस इम्पोज़ कर देता है, जैसे कि भई आपको कोर्ट अटेंड करना है, आपको एविडेंस को टेम्पर नहीं करना है और कोई भी सेम सिमिलर ऑफ़ेंस नहीं करना है। और यदि कोई सीरियस ऑफ़ेंस होता है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट को ज़रूर से नोटिस देना होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल देने से पहले, ठीक है? बिफोर ग्रांटिंग बेल। और उसके बाद अगर कोई ऑफेंस जो कि ट्राइबल है एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है? या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, ठीक है? इन दोनों कंडीशंस में कोर्ट ज़रूर से एप्लीकेशन सॉरी नोटिस देगा किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। कोर्ट केवल किन केसेस में स्किप कर सकता है नोटिस को? जब वो प्रैक्टिसेबल ना हो और अगर कोई ऐसे रीज़न्स हैं जिनको रिकॉर्ड करके वहाँ पर राइटिंग में बता दिया जाए कि भई ये नहीं किया जा सकता है और ये रीज़न्स हैं, इसकी वज़ह से हम ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए कि अर्जेंट कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है, कोर्ट ग्रांट कर देता है बेल को, ठीक है? और वहाँ पर वो नोटिस ना दे, तो क्या ये सही है? येस, यहाँ पर जो भी रीज़न्स हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा कि अगर हम नोटिस देते उसमें टाइम लगता और जो भी ऐसे कॉन्सिक्वेंस थे मेडिकली कंडीशन ऐसी हो रखी थी कि अगर हम टाइम लगाते तो ऐसा कोई डैमेज हो सकता था जो शायद बाद में रिकवर ना हो पाता। तो ऐसे जो भी रीजंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और ग्रांट की जा सकती है बेल। अगर कोई सर्टेन ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं या फिर ऐसे कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, अब इनमें कौन कौन से ऑफेंसेस शामिल हैं, जैसे कि 65 हो गया, 70 का 2 हो गया, इस प्रकार के अगर कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं तो वहाँ पर कोर्ट नोटिस देगा। मस्ट का यूज़ हुआ है मतलब ज़रूर से, ये कंडीशन वहाँ पर उनको फॉलो करनी ही पड़ेगी। किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को विदिन 15 डेज़। जैसे ही उनके पास बेल एप्लीकेशन आती है वैसे ही वो क्या करेंगे? वो नोटिस दे देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और जब भी ऐसी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग चलती है तो उस हियरिंग के दौरान जो भी इन्फॉर्मेंट होता है या विक्टिम होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा उस हियरिंग के दौरान, जब भी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग चलेगी, ठीक है? तो कोई रेप विक्टिम है, उसका राइट है प्रेजेंट रहने का और उस पूरी हियरिंग को सुनने का, जहाँ पर बेल लेने के लिए वो अक्यूज्ड आया है। इसी प्रकार से मॉडिफाई करवा सकते हैं, सेट असाइड करवा सकते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है? अब सबसेक्शन 3 में कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं बेल को, और चाहें तो अगर ऐसी कोई कंडीशन निकल करके आती है तो रीअरेस्ट भी करवा सकते हैं। जैसे कि अक्यूज्ड है कोई, वो थ्रेटन कर रहा है विटनेस को, ठीक है? तो सेशन कोर्ट यहाँ पे कह सकता है कि कैंसिल करो बेल को और कस्टडी में भेजो इस व्यक्ति को।